नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने दोबारा पेश हो रहा हूँ। दोस्तों, लाल किताब के मेरे अपने चैनल लाल किताब का मजमूद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रंजीत सिंह आज आपसे लाल किताब के एक और टॉपिक के ऊपर एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितृ श्राद्ध चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना लाल किताब इस ऋण के बारे में, पितृ ऋण या पितृ श्राद्ध के बारे में क्या कहती है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सूचित कर दूं। क्योंकि सभी को खैर ज्ञान तो है ही है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी है, मैं जितना जानता हूँ उतनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बाकी रह जाएगी वो अगले वीडियोस में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए, लाल किताब कहती है कि 9 तरह के ऋण होते हैं। 9 तरह के, यूं समझिए कि आप अपने पूर्वजों का या अपना इस जन्म में आप जब पैदा हुए हैं, आप अपना अपने बुजुर्गों का, अपने जो पितर चले गए हैं उनका बोझ, उनका ऋण जो है, उनका जो कर्जा है आप पर, वो कैसे आप उतारेंगे। दोस्तों इसके लिए लाल किताब में लिखा गया है कि 9 तरह के ऋण आपके ऊपर हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 9 तरह के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह जो हैं वो 9 हैं। तो 9 ग्रहों के 9 ऋण पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी ने अपनी लाल किताब में लिखा है, और उनको देखने का ढंग भी लिख दिया पंडित जी ने कि हमने उनको किस तरीके से देखना है कि इस किस टेवे में कौन सा ऋण लग रहा है। मगर उन्होंने 2 हालतें ऐसी बताई हैं कि अगर वो 2 हालतें हैं तो आपके टेवे में पितर ऋण का आप उपाय कर लें तो बेहतर रहेगा। उन हालतों के बारे में भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। दोस्तों पहली हालत पंडित जी कहती हैं कि कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 9। ये आप सब जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको खाना नंबर 9 पता होगा। कुंडली का पक्का घर, पक्के घर का मतलब, शब्द का मतलब है कि फिक्स कर दिया लाल किताब ने घरों को, राशियों को फिक्स कर दिया। जो लगन है, असेंडेंट है जो आपका, वो खाना नंबर 1 है, और उसको हमेशा आपने खाना नंबर 1 ही मानकर चलना है। उसके बाद उन्होंने खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 12 खाने लिख दिए, यानी कि 12 पक्के घर बना दिए। अब इनमें से जो 9वां घर है पक्का, सैगिटेरियस साइन जहां पे आ रहा है, लगन कुंडली के हिसाब से नहीं, असेंडेंट के हिसाब से नहीं। असेंडेंट में तो कोई भी अक्षर नंबर लिखा हो सकता है, जैसे 1 से लेकर 12 तक कोई भी असेंडेंट आपका हो सकता है ना। तो उससे नहीं हम मानेंगे। हम मानेंगे काल पुरुष की कुंडली, जो आपके असेंडेंट है, उसके उस असेंडेंट को हम 1 मानेंगे हमेशा। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपने देखना है। बहुत आसान है, 1 मिनट में आप पहचान जाएंगे कि आपने कैसे देखना है। जो ग्रह खाना नंबर 9 में आया है, उस ग्रह की जो राशियां हैं, जड़ें जिसे पंडित जी ने कहा है, उन राशियों को देख लें। जैसे पहले खाने में मंगल की राशि है और 8वें खाने में मंगल की राशि है, दूसरे खाने में शुक्र की और 7वें खाने में शुक्र की, तीसरे और छठे में बुध की राशियां हैं, चौथे में चंद्रमा की राशि है, 5वें में सूर्य की राशि है, 9वें घर और 12वें घर में बृहस्पति ग्रह की राशियां हैं, और 10वीं और 11वें में शनि ग्रह की राशियां हैं। इन राशियों के बारे में आपको पता ही है। तो जो भी ग्रह खाना नंबर अब 9 में आया है, मान लीजिए खाना नंबर 9 में चंद्रमा आ गया। अब आपने चंद्रमा की राशि में जाकर देखना है। वो राशियां आपने
फिक्स लेनी है, जैसे लाल किताब में हम फिक्स लेते हैं, खाना नंबर 1 को पक्की राशि माननी है, खाना नंबर 2 को पक्की माननी है, खाना नंबर 3 को 3 राशि माननी है, 4 को 4 राशि माननी है। ऐसे तरतीब वाइज, सीरियल वाइज आप 1 से 12 तक अपनी जन्म कुंडली के ऊपर पेंसिल से लिख दीजिए, क्योंकि आपके खाना नंबर 1 असेंडेंट में कोई और नंबर लिखा हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। तो आपने जो है 1 से 12 तक आपने नंबर डाल देने हैं, उस असेंडेंट को भूल जाना है, लगन को आपने भूल जाना है कि आपका कौन सा लगन है। अब 9 में जब चंद्रमा आ गया तो आपने, चंद्रमा की राशि है खाना नंबर 4, मैंने आपको बताया, आपने खाना नंबर 4 में जाकर देखना है कि क्या खाना नंबर 4 में बुध बैठा है। चंद्रमा खाना नंबर 9 के वक्त अगर चंद्रमा की राशि में जाकर, यानी कि चंद्रमा के घर में जाकर बुध बैठ जाता है तो आपके टेवे में ऋण लग गया। ये बुध के भेद का ऋण है, ये असल में बुध का भेद है। बुध का स्वभाव वो अलग है, बुध का भेद, आपने बुध का भेद कैसे जानना है, वो ये है। तो जब आपने देखा कि चंद्रमा आपके खाना नंबर 9 में बैठा है जन्म कुंडली के, ये ऋण जो है आप जन्म कुंडली से देखेंगे, वर्ष कुंडली या किसी अन्य कुंडली को इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। आपने सिंपल अपनी जन्म कुंडली उठानी है, खाना नंबर 9 में देखना है, जो ग्रह बैठा है उसकी राशियों में देख लीजिए, बुध तो जाकर नहीं बैठ गया, सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। हाँ, समझने में या समझाने में हम उलझन पैदा कर सकते हैं, मेरा हो सकता है समझाने का तरीका आपको उलझन पैदा करे या आपके समझने का तरीका आपको उलझन पैदा करे, मगर लाल किताब उलझाती नहीं है हमें। उन्होंने लिखी तो सीधी है, लेकिन हम खुद उसमें उलझ जाते हैं या उलझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पता नहीं ये यहाँ और क्या निकल जाएगा और क्या हम निकाल पाएंगे और कैसे हम निकालें, हमारी जो ख्वाहिश है वो कम नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। मगर अपनी ख्वाहिशों के पीछे हम कहीं इस लाल किताब का दम ना घोट दे, हम कहीं ऐसा ना कर लें कि हम अपनी ख्वाहिशों की वजह से, हम अपनी नॉलेज की बढ़ाने की वजह से, हम अपने तजुर्बों की वजह से इस लाल किताब, असली लाल किताब को भूलकर हम मनगढ़ंत बातों की ओर चले जाएं। मैं वो नहीं चाहता, है ना। जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं देना चाहूं तो एग्जाम्पल्स 2 घंटे तक खत्म नहीं होंगी कि आजकल लाल किताब के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो किस तरह के उपाय करवा रही है, किस बात को किस तरह से समझकर उपाय करा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, है ना। इसमें अब लोग कह रहे हैं जी तू बस जो सोचा है ना तू उसको भूल जा, तू जाके बस कर दे काम शुरू, ये तेरा काम चल पड़ेगा क्योंकि तेरा शुक्र 6 है ना, पंडित जी ने लिख दिया लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। अरे भाई, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे तब सिद्धियां पाएगा ना जब आप बिना एस्ट्रोलॉजर को पूछे काम कर लोगे, अचनचेत, अचानक, भोलेपन में। आपने तो सारी प्लानिंग कर ली, आपने सारी प्लानिंग करने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ रहे हो कि मैंने ये सोचा है कि मुझे तो मोबाइल का काम आता नहीं है, मैंने मोबाइल का शोरूम खोल लेना है, पिताजी के पास पैसे हैं या मैंने पैसे कमाए हुए हैं या मेरे पास कहीं से पैसे आ गए हैं। और वो एस्ट्रोलॉजर कुंडली खोलता है, देखता है शुक्र 6, अरे भाई तेरे तो शुक्र 6 है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, जा खोल ले। ये नहीं है लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, यहां रब ने सिद्धियां नहीं पानी है, उसके काम फेल हो जाएंगे, आप आजमा कर देख लेना। इसका फंडा और है, इसका तरीका और है, पंडित जी कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम अपने तजुर्बे लगा रहे हैं लोगों के ऊपर जो फेल हो जा रहे हैं, हम फेलियर किसी को अपना बताते नहीं है, सक्सेस हम अपना ढिंढोरा पीटते हैं। सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन। कोई अपना फेल मैं हो गया मैं नहीं बताना चाहूंगा, मैं तो अपने सक्सेस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, पितर ऋण की मैं बात कर रहा था, श्राद्धों की बात कर रहा था, हम अपने चैप्टर पे आते हैं। इसी तरीके से खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह आ जाए, उसकी राशियों में जाकर देख लीजिए, अगर बुध आकर बैठ गया है तो उस ग्रह का ऋण, उस ग्रह का पितर ऋण, उस ग्रह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ये तो हो गया आपके लिए इंडिविजुअल। अब पंडित जी कहते हैं कि जो ऋण है वो किसी एक टेवे से नहीं देखा जाएगा, वो परिवार के
सदस्यों के सभी टेवे इकट्ठे करके जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उनके इकट्ठे करके उनमें देखें, उनमें अगर वो पर्टिकुलर ग्रह सभी कुंडलियों में मंदा आ रहा है, बुरे घरों में बैठा है, मंदे घरों में बैठा है, तो उस ग्रह का ऋण आपको लगेगा। अब आपको सारे परिवार से पैसे इकट्ठे करके उपाय करने की जरूरत है। अगर सारे परिवार के टेवे में या मैक्सिमम परिवार के टेवों में वो ऋण नहीं लग रहा है, जो ग्रह 9 में बैठा है और जो ग्रह बुध जिस ग्रह की राशि में चला गया है वो ऋण नहीं बन रहा है, तो फिर इंडिविजुअल सिर्फ उस बंदे को उस ग्रह के उपाय करने की जरूरत है, पूरे परिवार से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। किसी एक के टेवे से ऋण जाहिर नहीं होता है, परिवार के सभी के टेवों से, मैक्सिमम टेवों से अगर ऋण जाहिर हो रहा है तो ऋण होगा। एक तो ये कंडीशन होगी होरोस्कोप की। इसमें एक बात और पंडित जी लिखते हैं, पंडित जी कहते हैं कि एक बंदे के टेवे से तो ऋण जाहिर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि पर्टिकुलर उस टेवे वाले को, उस टेवे वाले के अपने परिवार को, जो मां है, बाप है, पत्नी है, बच्ची है, उनके टेवों में प्रॉब्लम आ रही हो, उनके टेवों में भी ऋण हो सकता है। भाइयों बहनों के टेवे में नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर बंदे के टेवे में और आगे परिवार जो उसका है उसके टेवे में ऋण हो सकता है, वो पर्टिकुलर ग्रह खराब हो सकता है। उसके लिए आप घर के जितने मेंबरान हैं वो पैसे लेकर आप उपाय कर सकते हैं, जो ऋण पित्तर का उपाय पंडित जी ने 43 हफ्ते का कहा है। आपकी इच्छा है, आप जितने पैसे इकट्ठे सारे परिवार से कर लिए, सिर्फ अपने परिवार के, अगर मैं हस्बैंड वाइफ हैं, मम्मी पापा मेरे नहीं हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने भाई बहनों के टेवे में मैंने देख लिया वहां कोई ऋण नहीं आ रहा है, मेरे टेवे में और मेरी बच्चे के टेवे में, बेटा या बेटी या दोनों के टेवे में वही पर्टिकुलर ग्रह खराब हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के पैसे मिलाकर मैं उसे उस ग्रह के उपाय पे, ऋण पित्तर के उपाय पे लगा दूंगा। अब वो मेरी इच्छा है कि मैं हर हफ्ते 10-10 रुपए चारों के मिलाकर 40 रुपए का उपाय करता रहूं, वो मेरी इच्छा है कि मैं 4000 का उपाय कर लूं, वो मेरी इच्छा है 4 रुपए का उपाय कर लूं। वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने कितने पैसे का उपाय करना है, परिवार के मेंबरों से कितने पैसे लेने हैं, एक एक पैसा लेना है या एक एक 100 रुपए लेना है या एक एक 1000 रुपए लेना है, व्हाट्सएवर। इस तरीके से 9 ग्रह को आप नंबर 9 में चेक कर लीजिए, जो भी ग्रह 9 में आया है उसकी राशि में अगर बुध बैठ गया तो वो आपके ऋण के होरोस्कोप में पहली जो कंडीशन है ऋण की वो पूरी होगी। दूसरी कंडीशन पंडित जी कहते हैं कि ऋण उसी वक्त पित्तर ऋण एप्लीकेबल होगा जब बृहस्पति के खाना नंबर 2, 5, 9 और 12, 11 भी आप यहां ले सकते हैं क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है, लेकिन बृहस्पति 11 में बहुत अच्छा नहीं माना गया, इसलिए ऋण के चैप्टर में 2, 5, 9, 12 लिखा है, लेकिन 11 भी पंडित जी ने लिखा हुआ है, इसलिए मैं 11 भी आपको बोलूंगा कि आप 2, 5, 9, 11 और 12 ये पांचों घर देख लीजिए। इन पांचों घरों में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हैं, जो बृहस्पति से शत्रु करते हैं, जैसे बुध शत्रुता करता है बृहस्पति से, या बृहस्पति का शत्रु है बुध, ऐसे मान लीजिए, या शुक्र को ले लीजिए, वो भी शत्रुता करता है, और उसके बाद आप लेना चाहें तो राहु को भी ले सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने राहु के लिए भी कहा है कि वो बृहस्पति को, उसके साथ बृहस्पति को चुप कर देता है, बृहस्पति का दम घोट देता है, बृहस्पति को नुकसान पहुंचाता है, वगैरह वगैरह। जब नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 में बुध शुक्र राहु कोई एक, दोनों या तीनों इकट्ठे बैठे हों किसी भी घर में, तो भी वो टेवा पित्तर ऋण का होगा, यानी कि बाकी के जो ऋण लगे हैं वो सारे ऋण भी एप्लीकेबल आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन उपाय सिर्फ आपने पित्तर ऋण का करना है 43 हफ्तों वाला। जो दूसरे ग्रह के उपाय, जो दूसरे ग्रह का ऋण लग रहा है उसका आप उपाय 43 हफ्ते नहीं करेंगे। आपने पित्तर ऋण का उपाय 43 हफ्ते करना है और जो दूसरा ग्रह का ऋण लगा है उसके आप 43 दिन उपाय करेंगे। ये कैसे, ये आपको कोई भी लाल किताब वाला आपको गाइड कर देगा। आप किसी अच्छे लाल किताबी को अपना होरोस्कोप दिखाकर उसके बाद ही ये उपाय करें, ऋण का उपाय करें। और वैसे भी अगर आप ये रेमेडी, ये उपाय नाम तो पंडित जी ने दे दिया है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये दान पुण्य है एक किस्म का। जो भी ऋण में उपाय लिखा है वो दान पुण्य ही है ना। जैसे
मंदिर में दान करने के लिए कहा है, हवन यज्ञ कराने के लिए कहा है ना? चांदी पानी में बहा देने के लिए कहा है, चावल पानी में बहा देने के लिए कहा है ना? आप कुछ भी, वो लाल किताब वाला आपको सही तरीके से गाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है ऋण का उपाय 9 के 9 ग्रहों का कर सकते हैं। और बृहस्पति अगर आपका दूषित हो रहा है तो फिर आपके टेबे में पित्तर ऋण की जो डेफिनेशन है वो पूरी हो गई। वो अब पित्तर ऋण का टेवा आपका बन गया। आप 43 हफ्ते उपाय जरूर कर लीजिए अपने परिवार के साथ मिलकर। और जिनके टेबे में ऋण लग रहा है उनसे भी आपने पैसे लेने हैं, जितने पैसे आप मिला रहे हैं उतने ही उनसे लेने हैं। अगर किसी कारणवश उनसे मनमुटाव हो, वो पैसे ना दे, तो उन मेंबरान के 10 गुना पैसे आप अपने पास से डालकर आप उपाय कर सकते हैं। हाँ, उनको ये जरूर कह दे कि भाई ये उपाय आप कर लो, इसमें आप पैसे डाल दो, क्योंकि ये जो पित्तर ऋण का हमारे खून में जो कर्जा चल रहा है, ये कर्जा मैं तो उपाय करने लगा हूं, उतर जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर आप पैसे ना दो तो आप पर ये कर्जा बरकरार रहे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप पैसे दे दो। अगर आप नहीं देना चाहते किसी कारणवश तो आपकी इच्छा, आप अपने पास से उनके पैसे मिला दें। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो नुकसान कोई नहीं, आपको दुगना फायदा ही होगा और उनको भी फायदा होगा। इस पित्तर ऋण में जो दूसरी संधि कैटेगरी मैंने आपको बताई वो थी बृहस्पति 2, 5, 9, 11 और 12 में जब बुध शुक्र राहु हो तो बृहस्पति का पित्तर ऋण लग जाता है उस टेबे में। अब बृहस्पति का जो पित्तर ऋण लगता है, उस पित्तर ऋण में जो देखिए टेबे में तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये बृहस्पति के घर हैं और ये आपका पित्तर ऋण जो है लग गया, या चंद्रमा का मातृ ऋण लग गया, या मंगल का भातृ ऋण लग गया। लेकिन आप अगर टेवा नहीं है तो आप कैसे बताएंगे उसको? उसके लिए पंडित जी ने 1-2 तरीके दिए हैं। एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहां पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मैं बनाना नहीं चाहता हूं। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाना चाहता हूं कि ताकि बस लाल किताब की इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, उसके बाद बेफिजूल की बातें मैं नहीं करना चाहता इस पे। वैसे थोड़ी बहुत हो भी जाती हैं, क्योंकि एज ए टीचर होने के नाते थोड़ा सा एक नेचर में ऐसा है कि थोड़ी सी बातों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की आदत है। तो जैसे बृहस्पति का ऋण, पितृ ऋण, चंद्रमा का ऋण, मातृ ऋण, मंगल का ऋण, भातृ ऋण, बहन का ऋण, बुध का ऋण, है ना? इसी तरीके से कन्या का ऋण, बेटी का ऋण, है ना? इसी तरीके से 9 के 9 ग्रहों के ऋणों का पंडित जी ने जिक्र किया है। अब बृहस्पति आपको टेवे में दिख रहा है कि उसके पक्के घरों में, उसकी राशियों में बृहस्पति के दुश्मन बैठ गए, तो हमने जातक को कह दिया कि ये बृहस्पति का ऋण तेरे जन्म कुंडली में लगा हुआ है और तेरे परिवार के टेवे भी हमने देख लिए, इसमें ऋण लगा है। अब आपने परिवार से सारे से पैसे लेकर जो भी उपाय है वो आपको सजेस्ट कर देगा। लेकिन ये भी हो सकता है, पंडित जी कह रही हैं कि पहली बात तो ऋणों के जो टेवे हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऋण की जो ऋण या जो उलझन के ग्रह पंडित जी ने शब्द इस्तेमाल किया है ना, उन्होंने कहा कि साजो नादिर ही इसकी कभी जरूरत पड़ेगी। साजो नादिर मतलब कभी कभार आपको ऐसा टेवा आएगा या ऐसे टेवे वाला मिलेगा या ऐसा जातक मिलेगा जो कह रहा होगा कि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। या क्यों? क्योंकि ऋण वाले टेवे की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो धीरे धीरे करके नेस्तो नाबूद हो जाता है। उनका परिवार, खानदान, एवरीथिंग, नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। तो जब ऐसे टेवे वाले का नाम लेने वाला कोई है ही नहीं है, तो आगे हमारे पास आजकल के जमाने में टेवे कहां से आएंगे? या आस्ते आस्ते धीरे धीरे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वो ऋण वाला चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब टेवे में हमने देख लिया कि बृहस्पति के घर में दुश्मन बैठी हैं, तो ये बृहस्पति का ऋण लग गया है। अब हम जातक को देखकर कुछ दुरुस्ती भी करेंगे, कुछ वजह भी पूछेंगे, कुछ निशानियां भी पूछेंगे, जिससे हमें ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये चीज है, ये ऋण जो आया है, ये होरोस्कोप ठीक है, ये ऋण इसका बनता है, इनका बनता है। उस हिसाब से हम उसको वेरीफाइड करेंगे। उसके लिए पंडित जी ने लिखा है बृहस्पति के लिए कि हो सकता है कि टेवे वाले के बाप दादा ने पीपल के पेड़ कटवाए हो, या हो सकता है कि टेवे वाले के बाप दादा ने धर्म स्थान तुड़वाया हो, या हो सकता है टेवे वाले के बुजुर्गों ने कुल पुरोहित बदला हो सकता है किसी कुल पुरोहित की बेइज्जती की हो, किसी धर्म स्थान की उल्लंघना की हो, किसी धर्म के विरुद्ध बोले हो वगैरह वगैरह, या धर्म परिवर्तन किया हो, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं।
ये वजह पाप है जो हमारे बुजुर्गों ने की और हम ऋण पितर के टेवे में पैदा हुए। इसकी निशानी पंडित जी कहते हैं कि आपको क्या मिल सकती है। पंडित जी कहते हैं कि ऐसे जातक के घर के पास कोई उजड़ा हुआ पीपल हो सकता है, लुंड झुंड पीपल हो सकता है, कटा बटा पीपल हो सकता है जो पूजनीय ना हो, जो पूजा ना जा रहा हो, या किसी पीपल की छाया इसके घर में पड़ रही होगी, या इसके घर में पीपल निकल रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि इसके बुजुर्गों ने किसी का सोना मार लिया हो, किसी की बेइज्जती की हो, है ना, इज्जत किसी की खराब की हो। बहुत सी वजह उन्होंने लिखी हैं। ये जातक के घर में किसी को दमे की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ठोस हालात हैं जो हमें वो हमारे बुजुर्गों के ऋण के बारे में बता रहे हैं कि ये ऋण हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। अस्थमा हो गया, सांस की दिक्कत हो गई, बहुत ज्यादा मोटा हो गए, मोटापा बढ़ गया, ये भी ऋण की कैटेगरी में है, क्योंकि मोटापा भी बृहस्पति देता है। बृहस्पति जब खराब होगा उसी वक्त आपके शरीर में एक्सेस मोटापा होगा, आपको सांस की प्रॉब्लम आएगी, आप ज्यादा चल फिर नहीं सकेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अगर इर्द गिर्द है तो आपके टेवे में बृहस्पति का ऋण है, और ये कंफर्मेशन आपको आपके ठोस हालात भी दे रही है। इसमें और भी तरीके पंडित जी ने लिखे हैं ठोस हालात को लिए, वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब समय हो रहा है वीडियो को बंद करने का, क्लोज करने का, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने पहले ही कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा। जिनको अपने होरोस्कोप नहीं दिखाने हैं वो ना दिखाएं, जिनको पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है वो ना जाएं, कोई वहम ना करें। सर्व पित्र श्राद्ध आता है, आखिरी श्राद्ध जिसे कहते हैं, उस श्राद्ध में आपसे जो भी बन पाता है आप वो ले जाकर धर्म स्थान में रख दें और अपना माथा टेक कर माफी मांग लें अपने बुजुर्गों से, पितरों से, तो भी आपका कल्याण होगा, तो भी आपका कल्याण होगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ कपड़े, वस्त्र, सामान, सोना, गहना, पैसे, टका, भोजन इत्यादि देने से ही पितर आपको माफ करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। ये सब हमारी आपके लिए व्यापार के जरिए हैं, तो ये मत कीजिए। जितनी आपकी समर्था है, जितनी आपकी इच्छा है, जितना आप खुश होकर दे सकते हैं उतना कीजिए। आप लोगों को पता होगा या आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि हर मस्या जो अमावस्या आती है उस वक्त हमारे घर से गुड़, आटा और फ्रूट, कोई भी फल इत्यादि, ये मंदिरों में या पंडितों को, पुजारियों को या गुरुद्वारों में, धर्मस्थान में रख कर आया करते थे, या गुड़ और आटे से रोटी बना लेते थे, मीठे रोट जिसे कहते हैं, वो कुत्तों को डालकर आते थे, या मंदिरों में दे देते थे पुजारियों को, श्रद्धालुओं को बांटने के लिए, या जानवरों में तकसीम कर देते थे, है ना। तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कीजिए। हमने किसी को दिखाने के लिए पितृ श्राद्ध या पितृ ऋण नहीं उतारना है, हमने अपनी स्व इच्छा से, अपनी मन की शांति के लिए हमने ये करना है। रूह की शांति, बार बार मैं कहता हूं, रूह की शांति का एक जरिया है, किसी पर जादू टोना मंत्र करने का कोई यंत्र नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं। तो दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए, मालो जान बढ़ते रहे, मदद मालिक अपनी खुद देगा, नेकी हम करते रहे, कर भला हो भला, अंत भले का भला। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इसी तरह आप सुझाव देते रहे ताकि मैं अपने लाल किताब का जितना भी मुझे ज्ञान है मैं आपके साथ साझा करता रहूं। अगर कोई मेरी त्रुटि हो, गलती हो तो कृपया मुझे 9463414434 पर कॉल करके आप मेरी गलती सुधार सकते हैं, कमेंट्स में लिखकर आप मेरी गलती सुधार सकते हैं, लेकिन तंच के रूप में कमेंट ना लिखा करें किसी को भी। खैर मुझे तो नहीं आप लोगों ने लिखा, लेकिन और भी किसी को ना लिखे। आप अगर किसी पर तंज कसते हैं तो पहले आप उस तंज कसने से पहले आप उसकी गलती को सुधारिए, उसके बाद आप उसे बोलिए, तो ये ज्यादा रहेगा। ऐसे आप अपना मंगल बद ना करें, अपने मंगल को नेक रखें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।